Assalamualaikum student. My name is Nisar Ahmad Channel. I am the instructor of international relation. आज में लेक्चर जो है वो ऑनलाइन जो है क्लासेस के सिलसिले में जो है वो ले रहा हूँ, क्योंकि अब जो क्लासेस होंगी आप लोगों की तो फर्स्ट सेमेस्टर में IR पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू IR, तो अब वो इसी तरह जो है वो ऑनलाइन पढ़ेंगे और एग्जाम्स देंगे। तो मिडटर्म से पहले हम इंट्रोडक्शन टू IR में से 3 जो है वो चैप्टर कर किए थे, और आज जो है आपको मैं ये चौथा चैप्टर जो है वो पढ़ूंगा। इसका नाम है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, इंटरनेशनल जब स्टडी टू इंटरनेशनल रिलेशन के अप्रोचेस की बात होती है तो वो अप्रोचेस दरअसल वो 4 हैं। अप्रोच का मतलब होता है थियरी, पर्सपेक्टिव, कि किस नजरिए से जो है लोग जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस को एज ए सब्जेक्ट जो है वो उसको देखते हैं। उसके लिए जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने वो 4 जो है वो पर्सपेक्टिव में बेसिकली दो जो है वो अप्रोचेस हैं, 2 कैटेगरीज हैं अप्रोचेस की। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोचेस मतलब क्लासिकल अप्रोचेस, पुरानी अप्रोचेस जो चलती आ रही हैं ग्रीक और रोमन एम्पायर से, जिसमें रियलिस्ट अप्रोच है, या आप रियलिज्म कहें इसको या रियलिस्ट थियरी कहें, और दूसरी है आइडियलिस्ट अप्रोच, इसको आप आइडियलिज्म कहें या आइडियलिस्ट थियरी भी कह सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोचेस हैं। अब जो है इनके साथ मॉडर्न अप्रोचेस भी हैं। वो 2 अप्रोचेस हैं, वो एक साइंटिफिक अप्रोच है और दूसरा इकोनॉमिक अप्रोच है। तो आज कोशिश करेंगे इस लेक्चर में हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो है वो पढ़ लें। तो आगे इंट्रोडक्शन और मजीद पढ़ते हैं। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सब्जेक्ट है या नहीं है, वो ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन है या नहीं है, तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं उनका कहना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट इज ऑन द रोड ऑफ बीइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन, कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं वो उसी रास्ते पे है जिस रास्ते पे दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो जाके ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन बनते हैं। तो IR भी जो है वो उसी रास्ते पे है। अगर किसी सब्जेक्ट को डिसिप्लिन बनना है, डिसिप्लिन का मतलब वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उसकी 3 निशानियां होती हैं या 3 जो है वो प्री-रिक्विजिट्स या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि नंबर 1 a set of skills and techniques, number 2 a body of theory and of proposition, and number 3 a subject matter। तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर डिसिप्लिन बनना है तो उसके लिए ये 3 चीजें जो हैं वो लाजमन होती हैं कि उसके लिए एक सेट ऑफ स्किल्स और टेक्निक्स हो, कि वो उसकी जो अप्रोच है सब्जेक्ट की वो शुरू से आखिर तक जो है वो कैसी है। दूसरा, उसकी बॉडी ऑफ थियरी हो, उसके पास थियरीज हो, जैसे कि IR के पास थियरीज हो, क्लासिकल और ट्रेडिशनल थियरी, मॉडर्न थियरीज हो, उसमें मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, बहुत सारी थियरीज जो है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, न्यू आइडियलिज्म, बहुत सारी थियरीज जो है वो पढ़ाई जाती हैं, हर सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ाई जाती हैं। और एंड ऑफ प्रेपोजिशन, और हर सब्जेक्ट की प्रेपोजिशन टर्मिनोलॉजीज जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और उसमें डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे उसमें जो है प्रेपोजिशन डिफरेंट है। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है वो पढ़ेंगे तो उनकी अपनी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। आप सोशियोलॉजी पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें तो उनकी अपनी प्रेपोजिशंस और जो है वो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो हर सब्जेक्ट की अपनी प्रेपोजिशंस होती हैं। नंबर 3 है सब्जेक्ट मैटर, कि जो अगर कोई सब्जेक्ट है
वो ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन बनने जा रहा है, तो उसके पास किस फॉर्म में, जो है एकेडमिक फॉर्म में जो है वो सब्जेक्ट मैटर होना लाजमी है कि उसमें इवेंट्स हो, हिस्ट्री हो, इवोल्यूशंस हो, उसकी जो है वो इम्पैक्ट हो, मॉडर्न इम्पैक्ट हो, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट हो, तो फ्यूचर प्रेडिक्शन हो, तो ऐसी चीजें जो है वो एक सब्जेक्ट जो है वो डिसिप्लिन बनाती है। तो thus there have been developed some theories and approaches for the study of intention, और इस इंटरनेशनल रिलेशन में भी कुछ थियरीज और अप्रोचेस जो है वो पढ़ाई जाती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में से सबसे पहले हमारे पास जो थियरी है, पहली अप्रोच है वो रियलिस्ट अप्रोच, या आप इसको रियलिज्म भी कह सकते हैं। तो थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉर देयर कंडक्ट, ये जो रियलिस्ट अप्रोच है ये एक थियरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की, और वो कैसे कंडक्ट किए जाते हैं उनके बारे में। It was main academic invention theory after Second World War till 1970। जो रियलिस्ट अप्रोच है वो इंटरनेशनल सिस्टम में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डोमिनेंट रही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके 1970 और 75 तक। तो आइए इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन करके देखते हैं कि रियलिज्म किसको कहते हैं या रियलिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है। तो डेफिनेशन है पैराडाइम बेस्ड ऑन द premise that world politics is essentially and unchangeably is a struggle among the self-interest states for power and position under the anarchy, with each competing states pursuing its own national interest। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन पे देखें रियलिज्म की, तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो एक स्ट्रगल है जो सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट्स हैं उनके दरमियान, किसके लिए, पावर एंड पोजीशन के लिए, कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो उनका पावर हो, पोजीशन हो, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट, जिसको वो नेशनल इंटरेस्ट भी कहते हैं, उनको परस्यू करें। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है, रियलिस्ट जो अप्रोच है या रियलिज्म उनकी नज़र में वो एनार्किकल सिस्टम है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है। अब एनार्की क्या है, जहाँ पे लॉलेसनेस हो, जहाँ पे अपना कोई गवर्नमेंट ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट इनकी नज़र में कि जहाँ पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं होती तो वहाँ पे एनार्की होती है। तो एनार्की के नीचे जो रियासतें हैं वो स्ट्रगल करती हैं पावर एंड पोजीशन के लिए, टू परस्यू देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट, और वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें तीन चीजें बेसिकली बता रहे हैं। एक तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट जो स्टेट्स हैं उनको पावर एंड पोजीशन जो है वो हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो एनार्किकल है, वहाँ पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं, तो इसलिए कोई भी लॉज नहीं, तो वहाँ पे कंपटीशन है स्टेट्स के दरमियान, और वो स्टेट जो है बेसिकली वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखती है। तो ये डेफिनेशन है रियलिज्म की। आगे अगर देखें तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस का मतलब कि जो थियरीज या आइडियलीज जो भी होती हैं बेसिकली वो कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होती कि कोई मोबाइल है, कोई पेन है, कोई क्या है। थियरी का मतलब ये है कि कुछ अजम्पशन हो, कुछ मफरूजात हो, तो उसके भी कुछ मफरूजात हैं या अजम्पशंस हैं रियलिस्टिक अप्रोच के। तो पहला जो अजम्पशन है, ह्यूमन नेचर इज इम्परफेक्ट एंड इम्परफेक्टेबल, कि ये बेसिकली रियलिस्ट जो है वो पेसिमिस्ट है ह्यूमन नेचर के रिगार्डिंग। वो कहते हैं इंसान की जो नेचर है वो एक इम्परफेक्ट है और इम्परफेक्टेबल है, उसको कभी भी जो वो डाल किया जा सकता है। Second, human being in order to achieve self-interest do not hesitate to destroy others when and where he gets an opportunity। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ह्यूमन नेचर इम्परफेक्ट है, क्योंकि कभी कहीं पे भी अगर ह्यूमन बींग्स का अपना सेल्फ इंटरेस्ट हो तो उसको हासिल करने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है
वो जाया नहीं करते किसी को नुकसान देने के लिए। तो ये पहली ह्यूमन राइट, दो जो है वो ह्यूमन नेचर के जो इसमें अजम्पशन की है। उसके बाद लाइकवाइज कंट्रीज फॉलो देयर नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसी तरह जैसे इंसान जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट को जो है वो परस्यू करता है और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता दूसरे को नुकसान देने के लिए, तो इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में रियासत में अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करती है। Number 4, assumption the national interest of various states are sometimes conflicting। जैसे इंसानों की मफादात जो है अगर conflicting है, दो बंदों की एक चीज में जो है मफादात है वो लड़ पड़ते हैं। तो इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में रियासतों के जब इंटरेस्ट दो या तीन रियासतों के इंटरेस्ट जो conflicting होते हैं तो वो आपस में जो है वो दुश्मन हो जाती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को लेकर कश्मीर इश्यू है तो वो हमारी कोई दोस्ती में हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है वो वेरिएंट है, डिफरेंट। तो पांचवा, अगर डिफरेंट इंटरेस्ट कैन लीड टू वॉर एंड अदर फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी अगर इंटरेस्ट डिफरेंट हो तो इस रियासत में जो है वॉर की तरफ या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जो है वो चली जाती है, वो जंगों की तरफ चली जाती है। छठा, assumption realist theory का a country's power is crucial in determining the outcome of conflict and influence on the other countries। अगर जब conflicting situation हो और national interest variant हो तो रियासतों के जो conflict होता है या war होती है तो उसके लिए वो मुस्बत लाता है, कौन लाता है, वो है country का या रियासत का power। अगर जो पावरफुल रियासत होती है तो उसको ज्यादा जो है वो सक्सेस मिलती है, जो उनका वेरिएंट इंटरेस्ट होते हैं उसमें। तो पावर जो है एक क्रूशियल फैक्टर है रियासत को सक्सेस दिलाने के लिए। ये 6 assumption। सातवां assumption अगर रियलिस्ट थियरी का देखें कि एवरी कंट्री ट्राइज टू इंक्रीज इट्स पावर व्हिच इज अ फिक्स्ड फैक्टर। जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिस्ट का ये मानना है या उनका कहना है, assumption ऐसा था कि जब हर रियासत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका एक ही मकसद होता है कि वो पावर इंक्रीज करे, तो ये वाली जो 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 थिंकिंग है वो एक फिक्स डॉक्ट्राइन हो जाती है, एक नेचुरल चीज हो जाती है कि हर रियासत चाहती है उसके पास पावर हो, उसके पास पोजीशन हो, तो वो एक फिक्स डॉक्ट्राइन होती है और वो उसी के पीछे लगता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आठवां assumption, thus there is a contest of power going on in the world, which can neither be controlled nor be regulated by international law and or any other organization। तो इनका मानना है कि जब रियासतों के दरमियान पावर का जो है वो कॉम्पिटिशन चल रहा हो, स्ट्रगल का हर कोई जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रही हो, पावर को इंक्रीज कर रही हो, तो वहाँ और बेसिकली जो ये वो वर्ड है जहाँ पे एनार्की है, लॉलेसनेस है, तो वहाँ पे अगर ये जो कंटेस्ट है पावर गेनिंग का, तो इसमें कोई भी जो है वो रियासत को जो है ना जो है वो कंट्रोल कर सकती है, ना कोई रेगुलेट कर सकता है, ना कोई इंटरनेशनल लॉ, ना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो रियासत जो है फिर जो है वो अपना जो इंटरेस्ट है वो हर हाल में जो है वो जो है उसको परस्यू करने के लिए किसी भी इंटरनेशनल लॉ या ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो परवाह नहीं करते हैं। नंबर 9 assumption है रियलिस्ट थियरी का अप्रोच का कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एम इज एम्ड एट इंक्रीजिंग पावर, कीपिंग पावर और डेमोन्स्ट्रेटिंग पावर। कि जब पावर की फिक्स डॉक्ट्रिन हो, पावर की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम जो रिजल्ट जो है वो लेकर आए, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फिर कैसी है, उसका मकसद क्या है, उसका सिर्फ फिर यही एक ही मकसद जाके बनता है कि रियासतें जो है फिर पावर इंक्रीज करती हैं, पावर गेन करती हैं, पावर जो है वो रखती हैं, इवन वो डिमॉन्स्ट्रेट भी करती हैं, उसको डिस्प्ले भी करती हैं, उसको एक्सप्रेस भी करती हैं पावर को। तो अगर पावरफुल कंट्री है और वो पावर जो है वो एक्सप्रेस ना करे तो फिर कैसी पावर है। तो ये 9 जो है वो assumption है रियलिस्ट थियरी के। नीचे अगर देखें तो नोट कीपिंग इन व्यू
वो assumption the realists are of the view that ideas are based on these power politics and foreign policy should be connected with the sole purpose to acquire maximum power, जिसको real politics कहते हैं। तो अगर समाप्त करें इस मतलब कि इस रियलिस्ट थियरी को, तो इन अजम्पशन से हमें पता चलता है कि जो रियलिस्ट का व्यू है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो पावर पॉलिटिक्स पे बेस करते हैं, और जो रियासतें को जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो सोल जो है वो उसका जो पर्पज हो फॉरेन पॉलिसी का कि वो अपना पावर मैक्सिमाइज करे, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, चाहे वो हार्ड पावर हो, जिसको रियलिस्ट ने रियल पॉलिटी का नाम दिया है कि आप पावर बेस्ड जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाए। तो इस रियलिस्ट थियरी के क्लासिकल रियलिस्ट थियरी के जो है जो मेन सपोर्टर है वो क्वाइनस थियरी, तो निकोलो मिकावली है, हैंस मार्गन्थाल है और हेनरी किसिंजर है। तो आ जाए कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन रियलिस्ट अप्रोच का with certain assumptions and having pessimistic view of human nature, realists take pragmatic approach real politics of international politics। कि अगर हम जो है वो assumptions देखें रियलिस्ट के, तो वो पेसिमिस्ट हैं रिगार्डिंग ह्यूमन नेचर। जैसे शुरू में कहा कि ह्यूमन नेचर जो है वो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्टेबल है। तो इससे ये कह रहे हैं कि लेकिन उनकी अप्रोच जो है वो रियलिज्म बेस्ड है, वो रियलिटी पे बेस्ड है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, वो किस पे बेस करता है, इंटरनेशनल सिस्टम में है क्या, रियासतें जो है वो के लिए फिक्स्ड डॉक्ट्राइन क्या है। तो इसीलिए वो कहते हैं। सेकंड पॉइंट कंक्लूजन में, अकॉर्डिंग टू देम अ कंट्री शुड ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज इट्स पावर in practice balance of power politics। और जो सेकंड पॉइंट है इनका कि कंट्री हमेशा कोई भी रियासत जो है वो अपना पावर इंक्रीज करते रहे, और सबसे जो बेहतर सिस्टम है किसी भी रियासत के लिए वो है बैलेंस ऑफ पावर। अगर कोई पावरफुल स्टेट्स है तो वो आपस में जो है कोई उनके दुश्मन जो रियासतें हैं उनके साथ बैलेंस जो है वो रखें, और अगर कोई जो है वो वीकर स्टेट्स हैं उनको खतरा है किसी और स्टेट से, तो वीकर स्टेट मिलके आपस में ग्रुप बना, और जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं या स्टेट्स हैं उनके बैलेंस में अपना पावर रखें, तो गुजारा हो सकता है और इंटरनेशनल सिस्टम बैलेंस हो सकता है। तीसरा पॉइंट, दिस मीन दैट इंटरनेशनल सिस्टम शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच वे that there is equilibrium of power so that no country is able to dominate the system। तो यही बैलेंस ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स की बात करेंगे। फिर इंटरनेशनल सिस्टम कैसा बनाया जाए, तो ये रियलिस्ट कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम है तो कि बैलेंस ऑफ पावर पे जो है वो बेस करता है। जब बैलेंस ऑफ पावर होगा तो इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा, तो वो एक इक्विलिब्रियम होगा, वो स्टैटिक होगा। हम देखें कि जब बाइपोलर सिस्टम 1945 से लेकर 1991 तक जब यूएसए और सोवियत यूनियन में बैलेंस था कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में, तो ये 40-45 साल जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक स्टैटिक रही, और उसमें कोई भी डोमिनेट जो है वो क्लियर नहीं था, तो इसलिए इसको बाइपोलर सिस्टम कहते हैं। तो रियलिस्ट के लिए ये जो है वो फेवरेट सिस्टम है कि वो सिस्टम बेहतर है जिसमें पावर जो है वो बैलेंस्ड हो। तो आज के लिए जो आज का टॉपिक है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम मज़ीद जो है वो अप्रोचेस करेंगे टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशंस। अल्लाह हाफिज़।